देखिए अभी की क्लास में हम डिस्ट्रिक्ट नैनीताल पर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले अभी अभी हमने टिहरी डिस्ट्रिक्ट को देखा था कि इसमें क्या क्या मुख्य बातें थी। तो जनपद नैनीताल को जानने से पहले हम इसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसको देख लेते हैं एक मैप के थ्रू। ये देखिए आपके सामने मैप है और यहाँ पर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट देखिए आप कहाँ है। तो आई थिंक आपको दिख गया होगा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट अभी तक। ठीक है ना, तो देखिए ये उधम सिंह नगर के ऊपर आपको वॉलेट कलर से दिख रहा होगा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। नैनीताल से लगने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो कोई नहीं है लगती जो नैनीताल से लग रही हो, लेकिन अंतर्राज्यीय सीमा में उत्तर प्रदेश की एक छोटी सी सीमा नैनीताल के साथ लगती है। इसके अलावा जिलों की बात करें तो इसके उत्तर में अल्मोड़ा, इसके पूर्व में चंपावत, इसके पश्चिम में जिले के आधार पर पौड़ी और वैसे उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उत्तर प्रदेश क्या है नैनीताल के पश्चिम में पड़ता है। फिर इसके पूरे दक्षिण में क्या है आपका उधम सिंह नगर से पूरा घिरा हुआ है। ठीक है, कंप्लीट पूरा दक्षिण कवर करते हुए ये नैनीताल की भौगोलिक स्थिति है। इसके आप जो भी जिले से लग रहे हैं, जिस दिशा में लग रहे हैं उनको लिख लीजिए और अब आगे हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए नामकरण की अगर बात करें तो ऐसा माना जाता है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री देवी सती ने जब सतीत्व धारण किया था, मतलब कहें कि जब वो सती हो गई थी तो जो महादेव हैं या शिव हैं वो उनको लेकर के पूरे लोक में ब्रह्मांड में घूमे थे। तो उस समय उनके शरीर से, सती के शरीर से जितने अंग गिरे, जहां पर गिरे वहां वहां पर शक्तिपीठ बन गए। ठीक है, ऐसी मान्यता है। तो दक्ष प्रजापति द्वारा यज्ञ कराया गया था जिसमें महादेव के अतिरिक्त सारे देवताओं को आमंत्रित किया गया था। महादेव को आमंत्रित नहीं किया गया था वैसे तो, ये गलत लिखा है इसमें, आमंत्रित नहीं किया गया था। सती अपने पति के असहनीय अपमान के कारण हवन कुंड में कूद गई और बलिदान दे दिया, जिससे क्रोधित होकर के सती के शरीर को लेकर के जब शिव ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे थे तो वहां पर जहां पर देवी के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बन गए। तो नैना देवी जो मंदिर आपका है आपने देखा ही होगा, बबीता तो नैनीताल में रहती है, उसको ज्यादा जानकारी है इसकी, बाकी आप सब लोग गए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि देवी की आंखें जो हैं वो यहाँ पर गिरी थी। कोई बोलता है कि उनके आंसू गिरे थे तो शिव के उससे झील बन गई, कोई कुछ कहता है। ठीक है, तो इन्हीं में से एक शक्तिपीठ नैनी झील क्षेत्र है। कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती की बाईं आंख गिरी थी, अतः इस झील का नाम नैनी झील पड़ा है। ठीक है, मुख्यालय इसका नैनीताल में ही है। पड़ोसी जिले कौन कौन से मैंने बताया है अभी आपको, मैप के थ्रू आप देख सकते हैं इसको दोबारा से मैप को। ठीक है, रिवर्स करके तहसीलें यहाँ हैं आपकी लगभग 9। नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर, कालाडूंगी, लालकुआं, धारी, खंजू और कुशा कुशिया कुंडोली तथा बेतालघाट। ठीक है, ये कुछ यहाँ की प्रमुख तहसीलें हैं। और उप तहसील रामगढ़ है। विकास खंड की बात करें तो हल्द्वानी, रामनगर, कोटाबाग, धारी, बेतालघाट, भीमताल, रामनगर, रामगढ़ और उखलकांडा, ये इसके 8 विकास खंड है। लिंगानुपात कम ही है, यहाँ पर ज्यादा नहीं है, 934। और शिशुओं में बात करें तो 902। विधानसभा सीटें यहाँ है आपकी लालकुआं, भीमताल, नैनीताल, हल्द्वानी, कालाडूंगी और रामनगर। 6 यहाँ पर विधानसभा सीटें। पहले धारी हुआ करती थी, अब धारी नहीं है। पहले कालाडूंगी नहीं हुआ करती थी, अब कालाडूंगी है। ठीक है, तो 6 विधानसभा सीटें हैं। और संक्षिप्त इतिहास, अब ये संक्षिप्त इतिहास क्या पढ़ते हैं इसका देखिए आप। नैनीताल को भारत या कुमाऊं का वेस्ट मोरलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे इंग्लैंड में वेस्ट मोरलैंड है ना, वो चारों ओर ताल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो और आप जानते हैं कि नैनीताल को भी हम सरोवर नगरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके चारों ओर ताल ही ताल है। देखो भीमताल, सात ताल, नकुचिया ताल, नैनीताल, कितने सारे ताल हैं ना। तो नैनीताल के खोजकर्ता कहे जाने वाले व्यवसायी पीटर बैरन ने स्वीकारा कि नैनीताल की खोज सर्वप्रथम कुमाऊं कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल का नाम आपको मैंने इससे पहले भी लिया था, अल्मोड़ा पढ़ रहे थे, याद होगा आपको, है ना, तक किए गए भूमि बंदोबस्त के दौरान की गई थी। तो ट्रेल ने 1823 में छह खाता क्षेत्र में बहुत सी झीलों को खोजा था। छह खाता संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है 60 झील वाला क्षेत्र। इस क्षेत्र में लगभग 66 झीलें थी। 18 नवंबर 1841 को पीटर बैरन नैनीताल पहुंचा। इस बात का जिक्र उसने किया कि 31 दिसंबर 1842 को कलकत्ता में प्रकाशित होने वाले एक अखबार इंग्लिश मैन में उसने सर्वप्रथम इस
चर्चा का जिक्र किया। पीटर बैरन पिलग्रिम नाम से अपने लेख लिखता था। पूर्व में नैनीताल क्षेत्र में ठोकदार नरसिंह बोरा का आधिपत्य था। पीटर बैरन ने नौकायन के बहाने नरसिंह ठोकदार को झील के मध्य में लेकर बंदूक की नोक पर लिखवाया कि तालाब में उसका कोई दावा नहीं रहेगा। हालांकि इस घटना को बैरन ने झील से बाहर आकर मजाक कहकर टाल दिया था, किंतु यह सच है कि बैरन ने नैनीताल बंदूक की नोक पर हथिया लिया था। 1842 में नैनीताल बसाने की जिम्मेदारी तत्कालीन अल्मोड़ा के प्रतिष्ठित व्यक्ति मोतीलाल शाह को सौंपी गई थी और 1842 में ही नैना देवी मंदिर का निर्माण कराया गया। ठीक है, तो याद कर सकते हैं आप नैना देवी मंदिर का निर्माण कब हुआ है? 1842 में। 1857 में कुमाऊं आयरन वर्क्स कंपनी खुरपाताल की स्थापना की गई। तो पहला तो प्रश्न ये बन जाएगा यहाँ पर, कुमाऊं आयरन वर्क्स कंपनी कहाँ स्थित है? ठीक है ये। और दूसरा खुरपाताल में, और दूसरा इसकी स्थापना कब की गई? 1857 में, जो कि 64 में बंद भी हो गई। फिर 1862 में नैनीताल को नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। ठीक है, किसकी? नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की। बता दें कि 1835 से 1868 तक नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की राजधानी आगरा थी। ठीक है, तो उस समय आगरा इसकी मूल राजधानी थी, लेकिन सिर्फ ग्रीष्मकालीन राजधानी, क्योंकि आगरा जो है वो गर्म क्षेत्र था, तो इसलिए इसको नैनीताल को बनाया गया ताकि गर्मी के टाइम पे नैनीताल में रहा जाए। नैनीताल नगर का सुनियोजित प्लान 1867 में बन गया था। यह नगर का प्रथम विधिवत सर्वे था। 1865 मल्लिताल नैनीताल में मस्जिद का निर्माण हुआ। इसके बाद 1868 में भारत सरकार के सचिव और दी रोहिलखंड एंड कुमाऊं रेलवे कंपनी लिमिटेड के मध्य बरेली से काठगोदाम तक रेल लाइन बिछाने का अनुबंध हो गया था। 1 जुलाई 1869 को शेरवुड कॉलेज की स्थापना हुई। 1867 में ही हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन नैनीताल में रेमजे द्वारा किया गया। 1868 में सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च, जिसे लोक चर्च के नाम से जाना जाता है, आप देख सकते हैं नैनीताल के ताल के जस्ट अपोजिट ही पड़ता है आपको, तल्ली ताल में इसकी स्थापना की गई। 1874 में ईसाइयत को बढ़ाने से के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आर्य समाज की स्थापना हुई। 24 अप्रैल 1884 को काठगोदाम रेल का शुभारंभ हुआ। ये नोट कर लीजिएगा कि काठगोदाम रेल का शुभारंभ कब हुआ है? तो 24 अप्रैल 1884 में। फिर 1892 में नैनीताल जिला परिषद का गठन हुआ। 1900 में नैनीताल में ऑटम मेला शुरू हुआ। इसके बाद 1901 में अरविंद घोष ने नैनीताल प्रस्थान किया, मतलब नैनीताल पहुंचे। आर्य समाज ज्ञानोदय पुस्तकालय का निर्माण 1902 में हुआ। राज्य में रक्षा संस्थान पटवा डांगर, जो कि वैक्सीन संस्थान के नाम से जाना जाता है, की स्थापना 1904 में की गई, जो वर्तमान में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी संस्थान है। ये कहाँ है? पटवा डांगर में। अगर आप में से कोई बायो वाला होगा तो उसने सुना होगा। ठीक है, बबीता ने सुना होगा, बबीता तो रहती नैनीताल में ना। 1905 में नैनीताल में, हाँ, भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय स्थापित किया गया और नैनीताल याट क्लब की स्थापना 1910 में की गई। 1922 में शहर के नाम एक प्रतिष्ठित बैंक दी नैनीताल बैंक का गठन। तो दी नैनीताल बैंक का गठन कब किया गया है? 1922 में किया गया है। किसके द्वारा किया गया? तो गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसके बाद आपका है गांधी जी का प्रथम बार नैनीताल आगमन 1929 में हुआ था और ये ताकुला में गए थे, जहां पर स्वराज आश्रम की इन्होंने नींव रखी। तो स्वराज आश्रम कहाँ पर है? ताकुला में है। कुर्मांचल सैव सॉरी वैश्व सभा का गठन 1929-30 में किया गया। 12 अप्रैल 1933 में नैनीताल में एक बर्ड सेंचुरी की स्थापना की गई। तो बर्ड सेंचुरी कहाँ है? नैनीताल में है। ठीक है, और जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त कर दिया गया था। 1928 रैनीखेत में दुर्गा मोहन लाल शाह बैंकर द्वारा स्थापना हुई, जिसकी शाखा नैनीताल में 1935 में खोली गई। 1935-36 में मोहनलाल शाह
नैनीताल नगर पालिका के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो नैनीताल नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष कौन बने, नगर पालिका अध्यक्ष कौन बने, तो मोहनलाल शाह बने थे। ठीक है, याद रखना आप। शारदा संघ नैनीताल की स्थापना 1943 में की गई थी। 1963 में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी इसको बनाया गया। 30 मार्च 1976 को कुमाऊं मंडल विकास निगम का गठन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा आपके एग्जाम में, मतलब आएगा नहीं, आ सकता है। लिखिएगा कुमाऊं मंडल विकास निगम। ठीक है, की स्थापना कब हुई है, तो 1976 में हुई है। कब, 30 मार्च को। ठीक है, 1 अप्रैल से पहले। 1 अप्रैल से क्या होता है, वित्तीय वर्ष आरंभ होता है, तो उससे एक दिन पहले, 2 दिन पहले हुई है, 30 मार्च को। 1966 में पर्वतीय प्रेस की स्थापना की गई है। 23 नवंबर 1973 में नैनीताल को कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना, ये तो खैर पता ही रहता है आप लोगों को, है ना। कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल स्टैब्लिश 1973 लिखा रहता है। और नैनीताल समाचार का प्रकाशन 15 अगस्त 1970 को आरंभ किया गया। 1982 में चंद्रशेखर पंत संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1983 में पूर्वांचल नगर सहकारी बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, इसके बाद 1984 में व्रज झील विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई। 1984 में ही गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान की स्थापना की गई। ठीक है, फिर 3 अक्टूबर 1994 में राज आंदोलन के समय नैनीताल गोलीकांड घटित हुआ, जिसमें प्रताप सिंह की शहादत हुई। 1994 में उत्तराखंड महिला संघ की गठन हुआ। नैनीताल छावनी की स्थापना 1841 में की गई थी, याद रखिएगा इसको। हाँ, नैनीताल छावनी की स्थापना 1841 में की गई थी। उत्तरांचल परिषद का गठन 1970 नैनीताल में किया गया। और कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि, इतने सारे मैं बोल रहा हूँ, इनमें से जिनको मैं सर्किल कर रहा हूँ उन्हीं को नोट कीजिए आप, बाकी सब सुन लीजिए। ठीक है, बाद में नोट करते रहिएगा अगर आप जब नोट्स देखेंगे तो। वैसे इतना जरूरत है नहीं, अब एक हफ्ते बाद तो एग्जाम ही होना आपका। फिर हिमालय वनस्पति उद्यान सरिताल नैनीताल में है, जिसे 2005 में स्थापित किया गया। नैनीताल जिला 18 सितंबर 2007 से स्वच्छता दिवस का आयोजन करता है। खास इंपॉर्टेंट, नैनीताल में अप्रत्याशित मौसम के कारण नैनीताल में होने वाली वर्षा को प्राइवेट ट्रेन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, नैनीताल में होने वाली वर्षा को प्राइवेट ट्रेन के नाम से जाना जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि कभी भी बारिश होती है वहां पर। तो राज्य का तीसरा एवं कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर ये माना जाता है। हल्द्वानी, सॉरी, हल्द्वानी के लिए, हाँ, हल्द्वानी राज्य का तीसरा और कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर है। तो बड़े दो, इससे बड़े 2 नगर कौन से होंगे, ऑब्वियसली एक देहरादून होगा, एक हरिद्वार होगा। ठीक है ना। हल्दू के पौधों की प्रचुरता के कारण इसे हल्द्वानी कहा गया। ये तो आप जानते हैं ना, हल्दू की जो पौधे थे उसकी अधिकता के कारण ही इसका नाम हल्द्वानी पड़ा है। ठीक है, और 1934 में हल्द्वानी से इसको हल्द्वानी किया गया। और यहाँ पर सबसे बड़ी मंडी है हल्द्वानी में, उत्तराखंड की सबसे बड़ी मंडी है कुमाऊं की भी। तो और जिसको कमिश्नर ट्रेल द्वारा बसाया गया था। 1857 में के विद्रोह के समय रोहिलखंड के विद्रोहियों का इसी क्षेत्र में ठिकाना था। 1885 जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, टाउन एक्ट 17 फरवरी 1857 को नगर पालिका द्वारा बनाया गया। और 24 अप्रैल 1884 को प्रथम रेलवे यहाँ पर शुरू किया गया। तो मैं ऊपर बता चुका हूँ आप लोगों को। तो काठगोदाम के लिए रेल चली थी, वो हल्द्वानी होती हुई जाएगी ना। ठीक। 25 मार्च 1995 को ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति का यहाँ गठन किया गया। और 1913-14 के बीच गौला नदी में लॉर्ड हॉर्डिंग ने एक पुल का निर्माण करवाया, जो कि 350 फीट ऊंचा है। काठगोदाम, इसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, भूलना नहीं है आप लोगों को। कुमाऊं का प्रवेश द्वार क्या है, काठगोदाम है। गढ़वाल का क्या है, कोटद्वार है। लकड़ी का गोदाम होने के कारण इसे यह नाम मिला है। काठ बोलते हैं ना, काठ हम लकड़ी को। ठीक है, तो काठ का गोदाम था तो काठगोदाम हो गया। पुराना प्रचलित नाम इसका चौहान पाटा है, ये याद कर लीजिएगा आप। इसका पुराना प्रचलित नाम क्या है, चौहान पाटा। ठीक है, फिर है चंद्रकालीन प्रचलित नाम इसका बाड़ा खोटी है या बाड़ा खेती। इसे बमोरी दर्रा के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ टिम्बर किंग दान सिंह मालदार के लकड़ी के गोदाम हुआ करते थे। इसे गुलाब घाटी उपनाम से भी जाना जाता है। आपको
शायद आप लोगों को पता होना हो, लेकिन रानीबाग से थोड़ा सा ऊपर एक क्षेत्र पड़ता है, उसको गुलाब घाटी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसी के नाम से इसको गुलाब घाटी भी कहा जाता है। गौला व भीमताल से निकलने वाली पुष्पभद्रा नदी का संगम यहाँ पर होता है, ये लिख लीजिएगा। गौला तो नदी आपको पता ही होगा ना, और दूसरी नदी का नाम क्या है, पुष्पभद्रा, लिख लीजिएगा। पुष्पभद्रा तथा गौला नदी का संगम यहाँ पर होता है, ठीक है। चलिए, 1773 चौहर 1773 में रोहिलो एवं कल्याण चंद्र के सेनापति शिवदत्त जोशी के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ था, इंपॉर्टेंट नहीं है। कुमाऊं का अंतिम रेलवे स्टेशन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 84 में पहली रेल यहाँ चली थी, और 94 में बॉर्ड सके बॉर्ड सॉरी ब्रॉड गेज की शुरुआत की गई। यहाँ पर शीतला देवी मंदिर है, काली चौड़ मंदिर है, बताने की जरूरत नहीं है। देखो ये आपका क्षेत्र है, आपको पता रहता है, तो मैं ज्यादा रिसर्च नहीं करूंगा इस पर। भीमताल भीमताल की झील जो है त्रिभुजाकार झील है, इसको याद रख लीजिएगा आप, ठीक है। और गोरखा काल में इसका नाम, भीमताल का नाम क्या था, छकाता गढ़ी था, ठीक है। और बहुत बड़ा होने के कारण इसको भीमताल कहा जाता है। इसके बाद राजा बाज बहादुर चंद ने भीमेश्वर महादेव मंदिर की यहाँ पर स्थापना की है। चंद्रकालीन छखाता परगने का यह मुख्यालय था, और जहां से पुष्पभद्रा नदी निकलती है, अभी बताया आपको ने, पुष्पभद्रा नदी और गौरा नदी का संगम होता है। ये देखो छोटी सी बात है, हो सकता है कि आप इनसे बहुत से लोगों को ना पता हो। बताओ, जो हल्द्वानी के बेस से बिलोंग करते हैं या हल्द्वानी को जानते हैं, कितनों को पता है कि गौला नदी के साथ दूसरी नदी जो मिलती है उसका नाम पुष्पभद्रा नदी है, बताओ जरा। हाँ, भीमताल में टासर क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान है, और भीमताल क्या है ना, नरेंद्र सॉरी तिवारी जी द्वारा इसको इंडस्ट्रियल एरिया भी बनाया गया था, ठीक है। कौन तिवारी जी, बताओ, बताइए, कौन कौन, नाम बोलो, कौन तिवारी जी, जो मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे देश के प्रथम, सॉरी हमारे ये राज्य के, हैं, नारायण दत्त तिवारी, ठीक है। हाँ, एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी द्वारा इसको इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया था। जन शिक्षा केंद्र लीलावती पंथ इंटर कॉलेज नामक शिक्षण संस्थान यहाँ पर है। और भीमताल में कोर टाटा नाम से एक नाग मंदिर भी है। विक्टोरिया बांध, जिसे भीमताल बांध भी कहा जाता है, 500 फीट लंबा, 48.5 फीट ऊंचा, ये इसकी डायमेंशंस हैं। और नैनीताल की अन्य झीलें कौन कौन सी, खुरपा ताल, कोहिनूर ताल, मालवा ताल, हरीश ताल, नंदेवंती ताल, नौकुचिया ताल, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है कौन सी, नौकुचिया ताल, ऐसा माना जाता है। गहरी क्यों है, क्योंकि ये क्या है, नैरो है ना अंदर को। जोलीकोट नैनी झील के गेटवे कहलाता है। तो नैनी झील का गेटवे किसे कहते हैं, जोलीकोट कहते हैं, क्योंकि यहाँ से ही तो, जोलीकोट से तो नंदा जाने का रास्ता पड़ता है, मेन देखा है तो, है ना। यहाँ भारत का सबसे पुराना 18 होल्स का गोल्फ कोर्स है, ये लिख लीजिए। ये वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, लिख लीजिए। द कॉटेज, बारहवीं साहब का हाउस, प्राचीन मंदिर इत्यादि यहाँ दर्शनीय क्षेत्र हैं। नेपोलियन बोनापार्ट की बेटी का आवास के रूप में प्रसिद्ध बंगला भी दर्शनीय है। रानी बाग, प्राचीन नाम इसका मार्कंडेय ऋषि की तपस्या थी। पुराना नाम इसका चित्रशिला था। चित्रशिला घाट आज भी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। पुष्पभद्रा और गगरांचल नामक दो नदियों का यहाँ संगम होता है। पुष्पभद्रा और गगरांचल, कौन सी दो नदियां हैं, पुष्पभद्रा और गगरांचल, ठीक है, नाम का नदी का संगम होता है। इसी संगम के बाद नदी गौला के नाम से जानी जाती है, ठीक है, याद रखना आप लोग, हाँ, कि पुष्पभद्रा और गगरांचल नदियां आपस में मिलने के बाद गौरा नाम से जानी जाती है। जैसे भागीरथी और अलकनंदा मिलने के बाद गंगा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो गौरा नदी कहाँ से निकलती है आपकी, रानीबाग से निकलती है। तब तक इसका नाम क्या है आपका, पुष्पभद्रा और गगरांचल। यहाँ चित्रेश्वर शिवालय भी है, जो 25 जनवरी 1880 में रानीबाग के ही चतुर सिंह द्वारा बनवाया गया था। रानीबाग में एचएमटी कारखाना 1985 में खोला गया था, जो कि अब बंद हो चुका है। इस स्थल में जिया रानी, इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा, जिया रानी मौला देवी का पौराणिक गुफा है।
1418 में जिया रानी की मृत्यु के बाद यहीं गौरा नदी के तट पर इनकी समाधि बना दी गई थी। यहाँ जिया रानी का मेला भी आयोजित किया जाता है। तो जिया रानी का संबंध किससे है? रानी बाग से। ठीक है, रानी बाग का नाम ही रानी का बाग इसलिए पड़ा है क्योंकि वो रानी कौन थी? जिया रानी। भवाली पर्वतीय फल बाजार के रूप में प्रसिद्ध क्षेत्र है। ठीक है, ठीक है। देखो, उत्तराखंड विधिक अकादमी, ठीक है, विधिक अकादमी मतलब कि जहां पर जो पीसीएस जे वाले होते हैं ना, जो जज बन रहे होते हैं, उनकी ट्रेनिंग की जाती है। ये कहाँ है? भवाली में है। कब आरंभ की गई है? 2004 में आरंभ की गई। क्या नाम है इसका? उजाला। ठीक है, उजाला। ठीक है, उत्तराखंड जुडिशरी एकेडमी। ठीक है, फिर आपका है 1200 1900, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा आप लोग। ये उत्तराखंड विधिक अकादमी, जैसे आपने पढ़ा था ना अभी, पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? नरेंद्र नगर में है। वैसे ही उत्तराखंड विधिक अकादमी कहाँ है? आपकी भवाली में है। 1912 निगलाट भवाली में टीवी सैनिटोरियम की स्थापना की गई। तो आप लोग घूमे होंगे, टीवी सैनिटोरियम देखा होगा आपने, है ना? टीवी सैनिटोरियम कहाँ है आपका? भवाली में है। शेर का डांडा और रेहड़ का डांडा मिला हुआ है। यहाँ जाबर महादेव का मंदिर है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि भवाली क्षिप्रा नदी के तट पर है। भवाली कहाँ पर है? क्षिप्रा नदी के तट पर है। ठीक है, क्षिप्रा नदी सामखेत से निकलती है, खैरना में कोसी में समा जाती है। यह एक उत्तर वाहिनी नदी है। सामखेत में इसके उद्गम के निकट बाबा नानतीन का आश्रम है। कैंची धाम बहुत प्रसिद्ध धाम है, आपको पता ही है। हनुमानगढ़ी और भूमियाधार के हनुमान मंदिर के संस्थापक कुमाऊं के फक्कड़ संत बाबा नीम करोली महाराज द्वारा 1957-58 में कैंची नामक स्थान पर वैष्णव देवी मंदिर की स्थापना की गई थी। ठीक है, इस स्थान पर सोमवारी महाराज द्वारा तप किया गया था। सोमवारी महाराज के हवन कुंड के को चबूतरे से ढककर 15 जून 1964 को उस पर हनुमान मंदिर की स्थापना की गई थी। 15 जून 1973 को विंध्यवासिनी देवी की स्थापना का प्रबंध बाबा नीम करोली महाराज द्वारा किया गया था। और 10 दिसंबर 1973 को वृंदावन में बाबा नीम करोली महाराज ने अपने शरीर का परित्याग किया। तो 1973 में जब कुमाऊं यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, तभी इन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया। ठीक है, 15 जून 1976 को इनकी इच्छा अनुसार भक्तों द्वारा वहां कलश स्थापना की गई। और तभी से 15 जून को हर वर्ष यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। बहुत बड़ा मेला लगता है, आप लोग जानते ही हैं। जो लोग हल्द्वानी रहते हैं या भीमताल भवानी साइड रहते हैं तो सब जानते हैं इसको, और जो नहीं रहते उन्होंने भी नाम सुना ही होता है। नीम करोली बाबा का मेला 15 जून को लगता है। ठीक है, रामनगर 1886 या 84 के मध्य कुमाऊं कमिश्नर रहे रैमजे द्वारा कोसी नदी के तट पर इसको बसाया गया था। तो रामनगर किस नदी के तट पर है? कोसी नदी के तट पर है। हल्द्वानी किसके तट पर है? गौला नदी के। भवानी किस पर है? क्षपरा नदी के, याद रखना है। इसे पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और यहाँ पर कॉर्बेट पार्क होने की वजह से क्या है, ढिकाला को कॉर्बेट पार्क का हृदय स्थल कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। महाभारत काल में इसका नाम क्या था? अहचतु था। अहचतु कब? महाभारत काल में। रामगढ़ इसे फ्रूट बॉल ऑफ कुमाऊं कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे फलों का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। तो फ्रूट बॉल ऑफ कुमाऊं के नाम से किसे जाना जाता है? ये अपने मन से रखा हुआ नाम है हालांकि, बट फिर भी कोई बात नहीं, रखा है तो रखा है, याद कर लीजिए। फ्रूट बॉल ऑफ कुमाऊं किसे कहा जाता है? रामगढ़ कहा जाता है। सतखोल में हिमालयन आश्रम यहाँ प्रसिद्ध है। 1903 में अपनी पुत्री के स्वास्थ्य लाभ हेतु गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने रामगढ़ मतलब आए थे। इसके बाद रामगढ़ प्रवास पर टैगोर रामगढ़ में स्थित ऊंची चोटी में ठहरे थे, जिसे आज टैगोर टॉप के नाम से जाना जाता है। तो टैगोर टॉप कहाँ स्थित है? रामगढ़ में स्थित है। इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट इसमें आपका, बाकी आप पढ़ते रहिएगा। महादेवी वर्मा के प्रतिवर्ष महादेवी वर्मा के जन्मदिन 24 मार्च को साहित्यकारों का यहाँ पर जमावड़ा होता है। ठीक है, कि ऐसा माना जाता है कि महादेवी वर्मा जो है यहाँ पर ग्रीष्म काल में आकर के यहाँ निवास किया करती थी। तो इस वजह से 24 मार्च को साहित्यकारों का जमावड़ा रामगढ़ में लगाया जाता है। रामगढ़ में गार्गी ऋषि का आश्रम है और नारायण स्वामी आश्रम भी यहाँ पर है।
तो गार्गी ऋषि का आश्रम कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो इसको नोट कर लीजिएगा, कहाँ है, रामगढ़ में। घोड़ाखाल 21 मार्च 1966 को जयमल सिंह के प्रयासों से सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की स्थापना की गई। घोड़ाखाल दो चीजों के लिए फेमस है, पहले तो सैनिक स्कूल, दूसरा यहाँ पर गोलजू महाराज का मंदिर है। 1958 में जहां मधुमती फिल्म की शूटिंग हुई, इंपॉर्टेंट नहीं है, बाज बहादुर चंद द्वारा स्थापित प्रसिद्ध गोलू देवता का मंदिर है। गोलू देवता का मंदिर किसने यहाँ पर स्थापित किया, तो बाज बहादुर चंद ने स्थापित किया, याद रखना, भूलना नहीं है, ठीक है। 1955 में गोलू देवता का मंदिर में तत्कालीन नेपाली प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने वृहद घंटी समर्पित की, जिसके बाद यहाँ स्थित गोलू देवता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुआ, ठीक है ना। तो घंटी वाला मंदिर भी इसको कहा जाता है, या घंटियों का मंदिर भी कहते हैं इसको, ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में एक बार उत्तराखंड में। 2006 में विवाह फिल्म की शूटिंग होने से क्षेत्र में पर्यटन बढ़ा, और यहाँ गौर भैरव मंदिर तथा नानकिन बाबा की समाधि भी है। मुक्तेश्वर मूक शहर या साइलेंट सिटी के नाम से जाना जाता है। मुक्ति के ईश्वर के नाम से इसको मुक्तेश्वर कहा गया है, फालतू बात है, कोई इसमें तथ्य नहीं है, ठीक है। गौरा नदी हल्द्वानी की जीवन रेखा मानी जाती है। तो हल्द्वानी की जीवन रेखा किसे कहते हैं, गौरा नदी को कहते हैं, क्योंकि सारा पानी जो सप्लाई होता है वो गौरा नदी से ही सप्लाई होता है। मूल उद्गम भीड़ा पानी मोरनौला सैर फाटक है। भीमताल एवं सातताल से निकलने वाली जलधाराएं इस नदी का जल स्रोत है। इसे गार्गी नदी भी कहा जाता है, किसे, गौरा नदी को, ठीक है। किच्छा के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर बरेली के निकट रामगंगा में सम्मिलित हो जाती है। तो गौरा नदी किसकी सहायक नदी है, रामगंगा की सहायक नदी, याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ मिलती है ये, बरेली के निकट। और बरेली किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो रामगंगा के किनारे। कुछ आपस में मिलते जुलते प्रश्न है ना, कनेक्टेड। कंडी मार्ग कहाँ पर है, रोहिलों के द्वारा प्रारंभ में ये मार्ग बरेली, रामपुर और नजीमाबाद को जोड़ने के लिए शुरू किया गया था। अब रामनगर से कोटद्वार यानी कुमाऊं से गढ़वाल को जोड़ने वाला यह मार्ग कॉर्बेट नेशनल पार्क के भीतर से जाता है, लेकिन ये आम जनता के लिए नहीं है। कंपनी सरकार के समय कंडी लादे कुली चलते थे, अतः कंडी मार्ग इसको कहा जाता है। कॉर्बेट फॉल नया गांव काराडूंगी में स्थित जिम कॉर्बेट संग्रहालय कहाँ है, काराडूंगी के पास छोटी हल्द्वानी में स्थित है। चौधरी चरण सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा 1965 में इस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था। तो जिम कॉर्बेट संग्रहालय कहाँ है, काराडूंगी के निकट छोटी हल्द्वानी नामक स्थान पर है। देवस्थल आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान एवं शोध संस्थान एरिज देवस्थल में एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन की स्थापना है, ठीक है, नैनीताल में है, ठीक है रे। आर्यभट्ट एरिज बोलते हैं इसको हम, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान एवं शोध संस्थान, एरिज के नाम से जाना जाता है। आप लोगों को आई थिंक सबको पता होगा, नहीं पता तो लिख लीजिएगा, एरिज कहाँ है आपका, तो ये नैनीताल में है, ठीक है, जहां पर है उसको देवस्थल कहते हैं। जिले के प्रमुख संस्थान, ये खुद पढ़ लीजिएगा आप लोग इसको, ठीक है, काफी सारे हैं ये। इसके बाद जिले के प्रमुख व्यक्ति कौन कौन है, देखो, लाला बाबूराम है, नरेंद्र तिवारी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है आपके लिए, ठीक है। इनको विकास पुरुष कहा जाता है, और तो कोई ऐसा कोई उपनाम इनका है नहीं। निर्मल पांडे अभिनेता थे, ठीक है, जिन्होंने बैंडिट क्वीन, शिकारी, ट्रेन टू पाकिस्तान, औजार आदि पिक्चरों में इन्होंने काम किया है। विनीता फड़तियाल, जस्टिस विपिन चंद्र कांडपाल, अनूप जलोटा, प्रताप भैया, बच्चीराम आर्य, अनूप शाह, सुश्री मीनू, रामलाल शाह, फेडरिक स्मैटचेक, बटरफ्लाई ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, तो ये याद कर लीजिएगा इसको। बटरफ्लाई ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है, फेडरिक स्मैटचेक। इसके बाद यशोधर मटपाल, तो कई बार मैंने नाम ले लिया आपके सामने यशोधर मटपाल का, है ना, ये इतिहासकार हैं हमारे प्रमुख, तो याद रखिएगा इनको, ये भी कहाँ से संबंधित है, नैनीताल से, ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है इनको। जनपद के प्रमुख समाचार पत्र इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, उत्तरायण, लोकालय और नैनीताल समाचार, पिघलता हिमालय, ये पिघलता हिमालय पूछा सकता है आपसे, हाँ, पिघलता हिमालय, पूर्वांचल केसरी, ये दो तीन जो मुख्य समाचार पत्र हैं पूछा सकते हैं।
हो गया, फिर इतने ही है आपके। बाकी आज टिहरी और नैनीताल हमारा कंप्लीट हुआ है, फिर कल हम नेक्स्ट 2 जिले करेंगे, कोई भी 2 देख लेंगे, है ना? रुद्रप्रयाग रह गया अभी हमारा, बागेश्वर रह गया है कुमाऊँ में, है ना? ठीक है। चलिए फिर बाकी कोई प्रश्न अगर आपका है तो पूछ लीजिए और फिर ये क्लास को यहीं और कर